Hello students, myself Akanksha Tyagi and you are welcome to Achievers Academy 2017. Today I am going to teach you surface chemistry. जो भी फिनोमेना सरफेस पे होते हैं, किसी भी सॉलिड सरफेस पे जो भी फिनोमेना होते हैं वो सरफेस केमिस्ट्री के अंडर आते हैं। और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये हर एक इंडस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री का यूज़ है। एवरीडे लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज देखते हैं जहाँ सरफेस केमिस्ट्री के आपके प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रही हैं, ठीक है ना। जैसे मैं इसका एक डायरेक्ट एग्जांपल ये भी दे सकती हूँ। मैं अब व्हाइट बोर्ड पे लिखती हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सरफेस है हमारा, दिस इज अ सॉलिड सरफेस, और ये जो इसकी पेन की जो इंक है हमारी वो लिक्विड है। सो लिक्विड उस पर एब्जॉर्ब हो रहा है सॉलिड सरफेस पे, तो ये हम इसका यूज करते हैं। तो ये सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। आपका ऑयल इंडस्ट्री में भी सरफेस केमिस्ट्री का यूज है। आपका हमारा जो मेटल्स को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, उसमें भी सरफेस केमिस्ट्री का यूज होता है। तो ये फील्ड बहुत बड़ा है। आगे आप लोग कुछ भी अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड कहीं पे भी जाते हो तो सरफेस केमिस्ट्री आपको पता होने चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स, और ये 12th क्लास में इसका बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहले हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम समझते हैं एब्जॉर्प्शन, तो हम समझते हैं जब कोई चीज कोई सरफेस नहीं, कोई पूरा का पूरा बुल्क किसी भी चीज को, एक्सटर्नल चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब सिर्फ सरफेस पे कोई चीज एब्जॉर्ब होती है, सिर्फ सरफेस पे, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज ये एक हमारे पास में सिलिका जेल है, ठीक है। सिलिका जेल होता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये एब्जॉर्ब करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है ह्यूमिडिटी को, जो भी ह्यूमिडिटी होती है हमारा एयर में प्रेजेंट, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड करता है, दैट इज कॉल्ड सिलिका जेल। एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये सरफेस में जो आपका सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये सरफेस केमिस्ट्री का ये हमारा एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। मैं आगे और भी एग्जांपल्स बताऊंगी इसको, लेकिन अभी हमें पहले जानना जरूरी है कि हम सरफेस केमिस्ट्री में चीजों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। एक कोई भी चीज है हमारे पास, सरफेस है जिसमें आपका एब्जॉर्ब हो रहा है कुछ चीज, ठीक है ना। तो जो एब्जॉर्ब करता है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट, और जो एब्जॉर्ब होता है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट, ठीक है ना। तो सपोज हमारे पास में एक सॉलिड में हमारे पास जो एब्जॉर्बेंट है वो सॉलिड है और उसमें आपका गैसेस एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। गैसेस इन सॉलिड, इसको हम कुछ नहीं, सिंपल एक स्लैश से गैस इन सॉलिड, ठीक है ना। गैस एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे चारकोल एब्जॉर्ब करता है गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस को। कुछ कंट्रीज में तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से पॉल्यूशन ज्यादा ही बढ़ रहा है, तो वो लोग चारकोल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम ऐसा कर पाए, इसको और बेहतर कर पाए इस टेक्नोलॉजी को, तो हम ये जो क्लाइमेट के इफेक्ट्स हैं काफी हद तक इसको कम कर सकते हैं। ये भी एक सरफेस केमिस्ट्री का ही एक प्रिंसिपल के बेस पे होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारे पास एब्जॉर्बेट, और एब्जॉर्बेंट आपको समझ में आ गया। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लिखने के फॉर्म में, गैस स्लैश सॉलिड। इसका मतलब है कि हमारा फेज जो है जिस उसमें चीजें एब्जॉर्ब हो रही है दैट इज सॉलिड, और एब्जॉर्बेट इज आपका गैस, ठीक है ना। इसको हम गैस हाइफन सॉलिड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक रिप्रेजेंटेशन इसका क्लियर आपको हो गया होगा। डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें कुछ नहीं है। अगर बुल्क में चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं, अंदर तक अगर एब्जॉर्ब हो रही हैं तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन,
और अगर सिर्फ सरफेस पे, सिर्फ इंटरफेस पे, जो सरफेस होता है उसी को हम इंटरफेस भी बोलते हैं, अगर उसी पे सारा काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम एड्सॉर्प्शन। ठीक है ना। एड्सॉर्प्शन का एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया, आपका व्हाइट बोर्ड एग्जांपल हो गया इसका। अगर मैं इसको और एक एग्जांपल आपका हो गया कोरिजिन, आयरन की जो रस्टिंग होती है, अगर आप देखोगे तो उसकी एक लेयर होती है, वो ब्राउन कलर की हमें दिखती भी है जब आयरन रस्ट हो जाता है, रस्टिंग शुरू हो जाती है, तो वो सिर्फ सरफेस पे होती है। अंदर आयरन, अगर उस सरफेस को हम हटा दे, उस रस्टिंग को हटा दे, तो अंदर हमें आयरन कुछ उसी रूप में मिलता है। ठीक है ना, हमेशा सरफेस पे, आगे फिर रस्टिंग होगी तो सरफेस पे होगी, अंदर तक नहीं होगी। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा आपका एड्सॉर्प्शन का। ठीक है, उसके बाद अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है एड्सॉर्प्शन का। एड्सॉर्प्शन में जो चीजें होती हैं, एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम है तो एड्सॉर्प्शन कम होगा। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ इसका। सपोज हमारे पास में, लेट्स यू हैव टू इमेजिन कि हमारे पास में एक सिस्टम है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास में। सपोज 9 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास में, 3 4 5 6 7 8, लेट्स कंसीडर 8 ही है हमारे पास में। ठीक है ना। अच्छा, तो ओके, तो इसमें हमारे पास में जो हमें क्या मतलब है, हमें सिर्फ सरफेस से मतलब है। सरफेस हमारे पास में 8 मॉलिक्यूल्स का ये वाला है। ठीक है ना। ये हमारी सराउंडिंग है, इसके अराउंड ये हमारा सिस्टम है। ठीक है ना। तो जो ये आपका सरफेस है, अगर ये ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। सपोज ये 8 मॉलिक्यूल्स ही हमारे इस तरीके से रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स तो उतने ही है अभी इस सिस्टम में भी, लेकिन अब की बार सरफेस कम हो गया क्योंकि अब सरफेस हमारे पास सिर्फ यही है। सो एड्सॉर्प्शन क्या होगा, इस वाले सिस्टम में एड्सॉर्प्शन कम होगा। ठीक है ना। एड्सॉर्प्शन would be less because adsorption depends on surface area per unit mass। इसमें एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स बराबर हैं दोनों सिस्टम में हमारे, बट एड्सॉर्प्शन डिफरेंट है दोनों में, बिकॉज एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। ठीक है ना। ये ज्यादा एड्सॉर्ब कर लेगा, वो नहीं कर पाएगा। ठीक, अब उसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में इन टर्म्स को डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ ये वर्ड दिए गए हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमें एक्सटर्नल कोई स्टिमुलस नहीं देना पड़ता, वो रिएक्शन हैपेंस इटसेल्फ। ठीक है ना। समथिंग हैपेंस इनसाइड कि वो रिएक्शन खुद ब खुद होती है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है ना। तो कोई भी अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी और उसका सरफेस केमिस्ट्री में हम कैसे यूज करते हैं, आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू नाउ। आपने 11th क्लास में इक्वेशन पढ़ी होगी, डेल जी दैट इज गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ठीक है। डेल जी का मतलब है आपका गिब्स एनर्जी में चेंज, गिब्स एनर्जी। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको ये चीज। डेल का मतलब होता है जहां पे भी डेल लग रहा होगा उसमें चेंज। ठीक है ना। जब हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एड्सॉर्प्शन को पढ़ रहे हैं हम, तो एड्सॉर्ब जब नहीं हुआ था तब गिब्स एनर्जी क्या थी, और जब एड्सॉर्ब हो गया है कोई भी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल सरफेस पे तो गिब्स एनर्जी क्या है। ठीक है ना। H इज हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, इन दिस केस एड्सॉर्प्शन। T stands for
T stands for temperature and del S stands for, इसका मतलब हो गया आपका चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, ठीक है ना, किस तरीके से बिखरे हुए हैं। जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी गैस के आपके मॉलिक्यूल्स में, उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। जितनी रैंडमनेस कम हो जाएगी एंट्रोपी कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब आप मुझे ये बताइए खुद सोच करके कि अगर जब गैस सॉलिड के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियस सी बात है, एंट्रोपी डिक्रीज होगी, क्योंकि पहले हमारे पास गैस है, एक सराउंडिंग है हमारे पास में, तो गैस बहुत सारी है, रैंडमली वो कहीं भी जा सकती है, रैंडमनेस उसमें ज्यादा होगी। लेकिन अब उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लग गई है, अब गैस एक सरफेस के ऊपर आ गई है, अब एंट्रोपी उसकी कम हो जाएगी। इसका मतलब जो चेंज इन एंट्रोपी है वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है ना। रैंडमनेस ऑब्वियस सी बात है कम होगी, तो चेंज इन एंट्रोपी हमारा नेगेटिव होगा। एक चीज, अगर कोई भी रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियसली होगी, इफ एनी रिएक्शन हैपेंस ऑन इटसेल्फ विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो उसकी गिब्स एनर्जी नेगेटिव में होनी चाहिए। ये फिनोमिना, ये प्रिंसिपल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई भी रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, उसका मतलब आपका डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, ठीक है। तो यही हम समझेंगे। अब हमारा, मैंने आपको बता दिया कि एंट्रोपी एड्सॉर्प्शन के बाद नेगेटिव में जाएगी, क्योंकि अब रैंडमनेस उसकी कम हो जाएगी। रैंडमनेस कम, एंट्रोपी कम। टेम्परेचर हम ट्राई करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर सारे फिनोमिनाज को जानने की, ठीक है ना। सरफेस केमिस्ट्री में जितने भी हम पढ़ते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के जाने कि एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वो हम जानते हैं, ठीक है। और आपका होता है, ये समझने की बात है, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है? हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? अच्छा, ठीक है। कोई भी सरफेस है हमारे पास में, दिस इज सरफेस, यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये सरफेस का मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास में सपोज गैस है, हमारे सिस्टम में गैस, हमारे सराउंडिंग में गैस है, ठीक है ना। अब गैस एब्जॉर्ब होगी यहाँ पे, तो हर सरफेस की अपनी एक एनर्जी होगी। जैसे आई एम अ पर्सन, तो आई हैव सम काइंड ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू स्टैंड। हम सब के अंदर, तभी तो हम सारे कुछ हम काम तभी तो कर सकते हैं, कुछ एनर्जी हमारे अंदर होती है। तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर, हर सरफेस के अंदर एक सरफेस एनर्जी होती है, तभी तो वो स्टेबल है, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होगा, फिर उसका एग्जिस्टेंस भी मे भी ना हो, ठीक है ना। तो हर सरफेस की अपनी एक सरफेस एनर्जी होती है। इसी तरीके से हम जो ये फिनोमिना पढ़ेंगे, ये जो सिस्टम पढ़ेंगे, इनकी भी अपनी एक एनर्जी है। तो आपका हमारे सिस्टम की भी एनर्जी है, I mean हमारे एब्जॉर्बेंट की भी एनर्जी है, और हमारी गैस मतलब जो एब्जॉर्बेट है उसकी भी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन सर अब देखिए आप सरफेस, ये इसको समझने की कोशिश करना आप मेरे साथ में। अभी सरफेस, ये हमारे पास सरफेस ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन जब ये चीजें एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। जो मैं आपको फिलहाल समझाना चाह रही हूँ, वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि सरफेस केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हो रही हैं, उसमें हमारी हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड विद मी। ये हमारे पास में एक सरफेस है या फिर एब्जॉर्बेंट है यहाँ पे, एंड समथिंग इज वी आर हैविंग एब्जॉर्बेंट,
ठीक है। जो हम जनरली अभी पढ़ रहे हैं तो हम इसको एब्जॉर्बेंट को सॉलिड मान लेते हैं और इसको गैस मान लेते हैं, सॉलिड फेस गैस फेस, ठीक है ना। एब्जॉर्बेट, ये एब्जॉर्बेट है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। आप इससे सरफेस एनर्जी को समझोगे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझोगे। अभी क्या है, अभी ये सरफेस है हमारे पास में, तो इसकी सरफेस एनर्जी ज्यादा है फिलहाल, क्योंकि ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, पूरा प्रॉपर सबके पास अपना अपना सरफेस है। लेकिन जब ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी तो हमारा सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अब जब सरफेस एरिया हमारा कम हो गया, ये हमारा एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारा पहले के मुकाबले अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो इनको जो एनर्जी चाहिए, जो एक सिस्टम को स्टेबल होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी तो कम चाहिए। अब अगर वो कम एनर्जी चाहिए तो जो इनके पास एनर्जी थी ये उस एनर्जी को रिलीज कर देंगे, जो ऑलरेडी तो इनके पास बहुत सारी एनर्जी थी क्योंकि तब ये अलग अलग थे। अब नाउ दे आर एब्सॉर्ब्ड, तो अब इन्हें कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी में इनका काम चल जाएगा, तो फिर ये जो बची हुई एनर्जी है उसको रिलीज कर देंगे। तो हमेशा याद रखना कि जब भी एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आप जानते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब रिलीज ऑफ हीट। सो आई थिंक आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को समझने के लिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस मैंने बता दिया आपको हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि आपकी एंट्रोपी घट जाएगी, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। आपकी जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है इसको समझना है, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। देखिए आप, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी ऐसा ही रहेगा, लेकिन डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, ओके। इट विल हैव नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। ये टी और जो भी ये वैल्यू है ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब, और हमें डेल्टा जी चाहिए नेगेटिव, तो इसका मतलब डेल्टा एच को नेगेटिव होना पड़ेगा और काफी नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ये इस वैल्यू को, जो ये टी और डेल्टा एस की जो हमारी वैल्यू आई है, इसको भी क्रॉस कर जाए। इतना उसको आपका डेल्टा एच को उतना नेगेटिव होना पड़ेगा, तब जाकर के एब्जॉर्प्शन होगा। तो आपको इससे क्या समझ में आया, हमारा डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती जाती है उसकी जो एनर्जी है वो कम होती जाती है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन उसकी कम होती जाती है। तो जैसे उसकी कम होती जाएगी फिर एक टाइम ऐसा आएगा इसकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी या इसके बराबर हो जाएगी, तो हमारा जो डेल्टा जी है वो 0 हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये भी जानने की जरूरत है, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये नहीं है कि हो रहा है तो वो होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, वो रुकता है, और क्यों रुकता है आप ये भी समझ गए, ठीक है। सो आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।